Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you are good and safe and sound at home. Students, today we are going to start a new topic, right? But before starting that, let me tell you about this tree. Why is it so? Because our today's topic is related to this one tree, right? So this is called the oak tree. इसे oak tree कहते हैं और उर्दू में इसको बलवत का दरख्त भी कहते हैं, right? It has acorns on it. इसके ऊपर जो fruit लगा हुआ था, that is called acorn, right? And the second thing, इसकी जो trunk है, you can see it's quite strong, और इसकी जो branches होती हैं, roots होती हैं, वो बहुत फैली हुई होती हैं, right? ज़मीन पे. इसके अलावा ऊपर से इसका साया बहुत घना होता है कि आसानी से कोई भी इसके नीचे बैठ के रेस्ट कर सकता है, right? So this is called the oak tree and we are going to talk about this tree. But before starting that, let me tell you that it happens whenever we feel for the people in trouble, we actually share our feelings. हम किसी को मुश्किल में देखते हैं तो अपनी feelings को share करते हैं. But it matters a lot with whom actually we share our feelings. Here we are to talk about this tree, that someone is sharing his feelings to this tree. And who is talking is a great writer and a poet, right? Yes, he is W.H. Davies. William Henry Davies. He was a poet and an autobiographer. Autobiographer students कहते हैं is a person who writes his own biography. अपनी life के बारे में लिखते हैं. He was a son of an iron molder and he was born in 1871 in Monmouthshire, Wales. ये जगह है, ये country है UK की, right? United States की. ये डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही एनकाउंटर्ड एंड एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक्सपीरियंस उन्होंने लाइफ में किया, जितने भी कैरेक्टर्स उनके लाइफ में आए, उनको डिपिक्ट किया है उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, राइट? उन्होंने राइटिंग में जितनी भी पोम्स लिखी हैं उन सब में अपनी राइटिंग्स में उन्हीं को डिपिक्ट किया है, उन्हीं कैरेक्टर्स को, राइट? उन एक्सपीरियंसेस को. पोम्स अबाउट नेचुरल ब्यूटी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन अबाउट हार्डशिप्स इन लाइफ. उनकी जो ज़्यादातर पोम्स हैं वो नेचुरल ब्यूटी से कंपेयर करके उन्होंने हार्डशिप्स, ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद नेचुरल ब्यूटी से कंपेयर करके उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, राइट? सो दिस वाज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ W.H. Davies. Now we are to start our today's topic. It is lesson number 4 on page number 33. You can open your books. Yes, the poem's name is The Old Oak Tree. Old Oak Tree by W.H. Davies, written by W.H. Davies. We are to start our text today, right? Before starting that, let me tell you that poet actually, through this poem, he tried to discuss the difficulties of poor people, that they have to suffer a lot in life. On one side there are actually the people who are related to elite class, and on other hand there are people who are poor, right? So he was also related to the poor family. वो poor family से belong करते थे. writer भी, तो उन्होंने अपनी जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, लोगों को भी देखा, वो सारा उन्होंने नेचर के थ्रू उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है, राइट? ही ऑल्सो कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ओक ट्री. उन्होंने ओक ट्री के साथ अपने आप को कंपेयर किया है, राइट? दैट इज़ स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अलावा थिक होता है, बट इट्स फ्रूट इज़ बिटर. उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल होता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, दैट इज़ एक्चुअली बिटर, कड़वा होता है, राइट? The poet also, tried to say that although his life is full of hardships, but he is still strong like oak tree, right? उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसके बावजूद वो खुद स्ट्रॉन्ग है. किसकी तरह स्ट्रॉन्ग है? ओक ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग है, राइट? उन्होंने उसके साथ उसको कंपेयर किया. एक्चुअली द पोएट इज़ एड्रेसिंग टू द एलीट क्लास. यहाँ पे वो एलीट क्लास जो अपर क्लास है उससे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अबाउट द पीपल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल, यानी जितने भी गरीब लोग हैं उनके बारे में बात करने के लिए, यानी उनके बारे में बताने के लिए उन्होंने एलीट क्लास से बात करने की कोशिश की है, एड्रेस करने की कोशिश की है, राइट? बिकॉज ओल्ड ओक ट्री जो है देखने में तो बहुत मजबूत और चौड़ा होता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, राइट? सो ही यूज्ड हियर पर्सोनिफिकेशन. उन्होंने पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं आप, किसी इन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देना, राइट? उन्होंने ट्री को कंपेयर किया है अपने साथ, राइट? अपनी पर्सनैलिटी के साथ. तो यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन की है. मीन्स हिमसेल्फ विद द ओक ट्री. उन्होंने
उसके साथ अपने आप को कंपेयर किया है, राइट. सो वी आर टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट टुडे, राइट. लेट मी रीड इट फॉर यू. I sit beneath number one stanza. There are 6 stanzas in it, right? I sit beneath your leaves, old oak. You mighty here means powerful. One of all the trees within those hollow कहते हैं खाली को, right? Empty को. Hollow trunk a man could stable his big horse with ease. Now here the poet, wants to talk about himself, that I am sitting under you. राइट, ही इज़ टॉकिंग टू द ट्री. अब वो दरख्त से बात कर रहे हैं. ही इज़ सेइंग दैट आई एम सिटिंग अंडर यू एंड यू आर द वन ऑफ दोज ट्रीज हुज स्टेम इज़ टू स्ट्रॉन्ग बट हॉलो. अब उनकी स्टेम उनको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह हूँ. दरख्त से बात करें कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, जिसकी बाहर से स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से क्या है, खाली है, राइट. यू कैन बी वन ऑफ दोज who's under which a man can stable his horse. आप उस जैसे हो सकते हो, उन दरख्तों जैसे हो सकते हो जिसके नीचे जो है वो लोग बैठ के रेस्ट कर सकें, अपने घोड़ों को बांध सकें, राइट. So this was in the first stanza. In the second one, I see your knuckles here joints, hard and strong, but have no fear, they'll come to blows. Your life is long and mine is short, but which has known the greater woes, right? Woes here, miseries आप कह सकते हैं, sufferings कह सकते हैं, right? So in the second one stanza, he says that although I can see that you have strong knuckles, आपके joints जो हैं वो strong हैं, that you have no fear, but you have no fear of, strong winds. अब अपने आप से भी कंपेयर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऑल्दो मुझ में बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझ में इतनी ताकत है तुम्हारी तरह, तुम में भी इतनी ताकत है कि तुम विंड्स को जो हवा है उसको तुम बर्दाश्त कर सकते हो, राइट. ही इज़ बेसिकली हेयर कंपेयरिंग हिमसेल्फ दैट ही इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हैव नो फियर. Although he have no fear, right? He said that I have a lot of problems and hardships in life, but still I am strong, right? All right, moving on towards the third one stanza, students. So let me explain a little bit more here in the second one stanza, right? He says here that your life is long and mine is short. यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि लाइफ, अब वो कह रही हैं कि आपकी लाइफ तो बहुत लंबी है, बट माइन इज़ शॉर्ट, मेरी बहुत छोटी लाइफ है. बट हुज़ वरीज आर एक्सपीरियंसेस आर मोर. वो कह रहे हैं कि किसकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, जो लोगों को देखा है तकलीफ़ में, मुश्किलात में, किसके से ज़्यादा है. मतलब हम दोनों की लाइफ, अब मेरी तो खैर छोटी है लेकिन आपकी लंबी है, लेकिन किसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं. वो कंपेयर करें अगेन अपने आप को किसके साथ, दरख्त के साथ, राइट. Alright, the third one stanza here, thou here means you, right? ये old English का जो है word है, you को जो है वो इस word से, ये word use करते थे you के लिए. Thou has not seen starved women here. Starved here, dying with hunger, भूख से मरना, right? मरने वाली. Here or man gone mad because ill-fed. Ill-fed here means dying with the hunger. Who stares at stones in city streets? Stares here means gaze, right? Keenly, look keenly. In city streets, mistaking them for hunks of bread. Hunks यहाँ पे meaning है chunks of bread. Bread यहाँ पे meaning है food, right? Bread वो bread नहीं है, bread food meaning है यहाँ पे. Now the poet is trying to say that have you ever seen, उनसे आप पूछ रहे हैं that have you ever seen a hungry woman, right? Or man who is searching, who is finding the food for his family and are like in a bad condition, right? Because of hunger. अब obviously जब भूख लगी होती है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इतनी ज़्यादा कि आपने कब से कुछ भी ना खाया हो. So he is asking that have you seen those type of people, and they are also looking, staring at the stones in streets as they were hungry and searching for the food. Means वो पत्थरों की तरफ इस तरह देख रहे हैं, तो बहुत सख्त भूख में है, right? हंग्री हैं, वो तकलीफ़ में है, और वो पत्थरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो रोटी के टुकड़े हैं. मीन्स उनको ऐसे फील हो रहा है जैसे वो फूड है,
राइट। वहाँ पे जितने भी गली में, जितने भी स्ट्रीट्स में जितने भी स्टोन्स पड़े हुए हैं, उनको देख के उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फूड है, राइट। इट्स ऑल अबाउट हिज ओन लाइफ स्टूडेंट्स, ये उनकी अपनी लाइफ के बारे में है कि उन्होंने कितनी लाइफ में ख़ुद भी सफ़र किया और दूसरे भी बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस किया. सो ही सफ़र्ड एक्चुअली अ लॉट इन लाइफ एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेल अबाउट द पीपल हु suffered a lot and he experienced those people, right? Moving on towards the fourth one, that is, thou has not felt the shivering backs of homeless children. Homeless children meaning here without shelter, जिनके पास घर नहीं होता, lying down and sleeping in the cold night air like doors and walls in London town, right? So here the poet is actually trying to say that have you seen or felt or sorry, children who have no shelter to sleep in this cold weather at night. अब उनसे ये पूछ रहे हैं ना कि आपने ऐसे बच्चों को देखा है जो कि इतनी ठंड के मौसम में रात के टाइम बिल्कुल बग़ैर किसी घर के, राइट, सो रहे हैं, फुटपाथ्स पे सो रहे हैं. सो दे आर लाइंग ऑन फुटपाथ्स. ही इज़ एक्चुअली हेयर पर्सोनिफाइंग, राइट. Personification is here that they are like doors and walls of London town, means here that the palace of elite class, he's talking about the palace of elite class. ये this one elite class का जो होता है, जो अपर क्लास होती है, उनके पैलेस इस टाइप के होते हैं. सो ही इज़ कंपेयरिंग हेयर विद द डोर्स एंड वॉल्स ऑफ दीज पैलेस. उससे उनको कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी वैल्यू नहीं होती, राइट. सो ये बच्चे जो हैं वो उन्हीं जैसे हैं बिल्कुल, right. So the children are like those doors and those walls which have no value in life, right. उनकी किसी की लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं होती. Next one is number 5 is knowing thou has not known such shame and only storms have come thy here your way, right. Thy way methinks I could in comfort spend my summer with thee day by day. नाउ ही इज़ एड्रेसिंग टू द एलीट क्लास. यहाँ पे वो अपर क्लास के साथ जो है ना बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उनको. दैट आर यू नॉट अशेम्ड दैट हाउ पुअर पीपल आर स्पेंडिंग देयर लाइफ. दे हैव नो कंसर्न दैट दे आर टू गो थ्रू स्टॉर्म्स डेली इन देयर लाइफ. मीन्स आप वो उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बात पे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है कि आप उन लोगों को देखते हैं कि जो इतनी मुश्किल से लाइफ स्पेंड करें, इसके बावजूद आप उनकी हेल्प नहीं करते, राइट. बिकॉज यू आर स्टिल इन कम्फर्ट बट आप उनको कम्फर्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे, राइट. हियर ही इज़ एक्चुअली गिविंग अ मैसेज दैट माई वरीज आर nothing in front of those people who have nothing to eat and live. Means मेरी वरीज़, मेरी परेशानियाँ कुछ भी नहीं है उनके आगे जिनके पास कुछ खाने को भी नहीं है और रहने को भी नहीं है, right. In the next one stanza, last one is to lie by day in thy green shades and in thy hollow rest at night, and through the open doorway see the stars turn over leaves of light. Now in the last stanza the poet is trying to say that the people who have homes to live, they only know that they have to look out of their windows and enjoy the beauty of nature. Means जो लोग घरों में रहते हैं, उनके अपने घर हैं, ऑब्वियसली वो घर में बैठ के विंडोज़ के थ्रू बाहर का सीन्स देखते हैं, राइट. लाइक कन्वर्जन ऑफ डे टू नाइट एंड नाइट टू डे, ये भी देखते हैं, सितारे देखते हैं रात को, राइट. द सीन ऑफ स्काई फिल्ड विद स्टार्स, वो भी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं. ही सेज दैट हु विल care for those people whose worries are increasing day by day and nobody actually cares about those people. कोई भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचता जिनकी डे बाय डे जिनकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, राइट. सो हियर एक्चुअली ही इज़ गिविंग अ मैसेज इन दिस होल पोम में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पोएट दैट लुक एट दोज पीपल हु आर लेस देन यू इन स्टेटस. उन लोगों की तरफ देखें जो आपके स्टेटस से बहुत नीचे हैं, राइट. उनको देखें और उनकी मदद करने की कोशिश करें. ही इज सेइंग दैट हाउ आर दे स्पेंडिंग देयर लाइफ एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें. एज वी ऑल आर बिजी, एज यू नो स्टूडेंट्स, वी आर all are busy, right, in our life and have no concern. Whoever is suffering in life, whoever is dying with hunger, we do not even care for those people, right. So we should care for the poor people and try to facilitate those, right, in life.
So this was all about today's lecture, students. Alright, these are the words meanings you are to write on your sheets. आपने इसको अपनी sheets पे लिखना है. Number 1 is hollow. Hollow means empty, I told you. Mighty means powerful. Trunk here means the main stem of a tree. Ease means comfort, right? Next one is knuckle. Knuckle, I told you. Joint. Woe means suffering. Shivering means trembling. Starved means extremely hungry, right? It can be extreme hunger, in extreme hunger. Blow, to blast, to move with air. Stable, a house for horses. Next one is, last one is hunk, a large piece of something without definite shape. I told you hunk. Chunk को भी कहते हैं, right? So these were the words meanings you are to write on your sheets. Let me share with you your diary. Write and learn words meanings of lesson number 4, the old oak tree. आपने इसके words meanings लिखने हैं और जितनी भी poem मैंने आपको पढ़ाई है उसको 1 to 2 times उसको read कर लीजिएगा, right? So to get the main idea of the poem कि उस poem में actually है क्या. I told you in a brief, briefly मैंने आपको explain किया है. So you are to just revise or recall that idea, and after that you are to write these words meanings and learn these by heart, right? Thank you very much.